उसमें, इसके लिए ये पॉइंटर्स हैं। तो भारत आगमन में जो यहाँ पे क्रम पूछा जा सकता है, तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, फिर डच, अंग्रेज, डेन, फिर फ्रांसीसी। ये बूस्टर सीरीज में सब कुछ एकदम निचोड़ समझिएगा, इसको रिवाइज करके जाइएगा। पुर्तगाली आए थे 1498 में, डच आए थे 1602 में, अंग्रेज आए थे 1608 में। भारत कब पहुंचे थे उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। डेन आए थे 1616 में, फ्रांसीसी आए थे 1667 में, जब ये भारत पहुंचे थे। उसके बाद जो है ये भी पूछा जाता है अक्सर कि पुर्तगाली वायसराय उनका क्रम क्या था। तो 3 प्रमुख वायसराय थे। पहला था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि 1505 से 9 तक था। इसने एक पॉलिसी दी थी जिसको कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, या फिर शांत जल की नीति, नीले जल की नीति, ऐसे इसको कह दिया जाता है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की थी ये ब्लू वाटर पॉलिसी। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये सेकंड था, जो कि 1509 से 1515 तक था। इसने गोवा को जीता था, किससे? यूसुफ आदिल खान से, जो कि गोवा का शासक था उस टाइम पे। यूसुफ आदिल खान से इसको लिया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। ये सब स्टेटमेंट पूछे जा चुके हैं पहले। नीनो डी कुन्हा ये 1529 से 38 तक था। इसने जो है पुर्तगाली केंद्र कोचीन से गोवा शिफ्ट कर दिया, मतलब गोवा को पुर्तगाली केंद्र बनाया था किसने? नीनो डी कुन्हा ने। तो ये 3 प्रमुख हैं। पहले जब पुर्तगाली आए थे तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी वो कोचीन में स्थापित की थी 1503 में, लेकिन बाद में जो है इनका जो मुख्य केंद्र रह गया वो गोवा रह गया। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे डचों की। ये सब पूरा डिटेल में क्या कैसे हुआ था वो सब है मॉडर्न हिस्ट्री वाले नोट्स में, लेकिन इसको हम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा। डचों की भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ पे बनी थी? तो मसूलीपट्टनम में बनी थी 1605 में। डच जब भारत आए थे, पहले ये भारत नहीं आए थे, पहले इंडोनेशिया और सुमात्रा वाला क्षेत्र जो है वहाँ गए थे। भारत जब आए तो 1605 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपना केंद्र बनाया। मुख्य केंद्र इनका इंडोनेशिया ही था। अंग्रेजों की पहली अस्थायी फैक्ट्री कहाँ पे बनी थी? अस्थायी की बात की जा रही, तो मसूलीपट्टनम में इन्होंने 1611 में फैक्ट्री बनाई थी अपनी, लेकिन स्थायी जो है सूरत में बनाई थी 1613 में। 1611 में मसूलीपट्टनम में, 13 में सूरत में। उसके बाद जो एक इन्होंने स्वालल्ली का युद्ध लड़ा था, क्योंकि पुर्तगाली यहाँ पहले से थे, अंग्रेज बाद में आए। तो स्वालल्ली के युद्ध में 1612 में ये युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया था। उसके बाद ही अपनी स्थायी वाली फैक्ट्री बनाई थी 1613 में। जब यहाँ पे किसी को हराएंगे जो पहले से है, तभी यहाँ के शासक अनुमति देंगे। जो मुगल शासक होते थे उस टाइम पे उनका प्रभुत्व था। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान एक मिला था जिससे उनको बहुत लाभ हुआ, 1632 में मिला था। इसके तहत जो है गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा बंदरगाहों पर फ्री एक्सेस मिल गया था अंग्रेजों को। 500 पैगोडा वार्षिक देते थे अंग्रेज, लेकिन उनको एक्सेस मिल गया था पूरा बंदरगाहों का, तो अपना एक्सपोर्ट वगैरह आराम से करते थे। नेक्स्ट यहाँ पर अंग्रेजों को मद्रास कब मिला था? तो मद्रास मिला था चंद्रगिरी के राजा से 1639 में। ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। अंग्रेजों का पहला किला जो बना था वो मद्रास में बना था, जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। अंग्रेजों का भारत में पहला किला यही प्रमुख था, मद्रास में बना था फोर्ट सेंट जॉर्ज। अंग्रेजों को दहेज में क्या मिला था? तो मुंबई मिला था। 1661 में अंग्रेज जो एक शासक था चार्ल्स सेकंड की शादी हुई थी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से। उसके बाद जो है जब मुंबई का वो करता क्या, क्योंकि मुंबई को उसने मतलब मुंबई पुर्तगालियों का था, दहेज में मिल गया चार्ल्स सेकंड को, तो चार्ल्स सेकंड ने उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया। उसके बाद बम्बई का संस्थापक कौन बना? गेराल्ड ऑंगियार, जो कि 1668 में बम्बई का संस्थापक इसको कहा जाता है कि बम्बई की स्थापना की थी 1668 में गेराल्ड ऑंगियार ने। ये नाम याद रखिएगा। और ये दहेज में 1661 में मिला था। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर औरंगजेब के टाइम पे सिराजुद्दौला ने फुल्टा द्वीप पर अंग्रेजों को भगा दिया था। ये हुगली के पास एक झड़प हुई थी जिसमें जो है अंग्रेजों को भगा दिया गया था 1686 में। एक फुल्टा द्वीप है उसी पे भगा दिया गया था। किसने भगाया था? सिराजुद्दौला ने, याद रखेगा। ये कब की बात है? जब औरंगजेब का टाइम चल रहा था उस टाइम पे। बंगाल का नवाब उस टाइम पे सिराजुद्दौला था। कलकत्ता का संस्थापक किसको कहा जाता है? जॉब चार्नॉक को। 1690 में कलकत्ता की स्थापना जॉब चार्नॉक ने की थी। 3 गाँवों को मिलाकर, जिसका नाम था सुल्तानाती, गोविंदपुर और कोलिकाता, इन तीनों को मिलाकर कलकत्ता बनाया था जॉब चार्नॉक ने। और कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की थी? तो इसी टाइम पे जॉब चार्नॉक के टाइम पे हुई थी। 1700 में फोर्ट विलियम की स्थापना हुई थी। अब इससे पहले एक मद्रास में इनका फोर्ट बन चुका है जिसको फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा जाता है। अब फोर्ट विलियम की स्थापना 1700 में हुई थी। जॉन सरमैन जो था, जॉन सरमैन ने फरुखसियर से एक शाही फरमान प्राप्त किया था। ये फरुखसियर उस टाइम पे मुगल शासक हुआ करता था, तो उसने एक अधिकार पत्र अंग्रेजों को दे दिया था जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इससे अंग्रेज बहुत ज़्यादा फैल गए इंडिया में और बहुत सारे अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गए। ये कब आया था ये शाही फरमान? तो 1717 में
इससे अनेक अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गए, अपना सिक्के उक्के ढालने लगे ये लोग। फिर एक बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया था। अब डच भी आ चुके थे क्योंकि, तो डचों को अंग्रेजों ने 1759 में हराया था, और इसी के बाद एक साल बाद इन्होंने फ्रांसीसियों को भी हराया था 1760 में। तो वो सब अभी आगे पढ़ेंगे। 1759 में यहाँ पर डचों को पराजित किया। नेक्स्ट है फ्रांसीसी कंपनी कब आई थी, तो 1664 में, मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1664 में फ्रांस में ही इसकी स्थापना हो गई थी। लुई 14वें के टाइम पे उसका जो मंत्री था कॉलबर्ट, उसने स्थापना की थी। लेकिन ये लोग भारत कब आए थे, तो 1668 में आकर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। फ्रांसीसियों की भारत में पहली फैक्ट्री कब बनी, तो 1668 में बनी थी। पहली ही फैक्ट्री इनकी सूरत में बनी थी। इनकी मतलब कंपनी की स्थापना तो 1664 में हो चुकी थी, फैक्ट्री बनी 1668 में। फिर जो है एक इसका था मतलब जो पुदुचेरी मुख्य केंद्र था फ्रांसीसियों का, तो पुदुचेरी इनको किससे मिला था फ्रांसीसियों को, तो शेर खान लोदी से, जो कि वॉलीकोंडपुरम का शासक था शेर खान लोदी, उससे पुदुचेरी को लिया था फ्रांसीसियों ने 1673 में। और यहाँ पर एक फोर्ट लुई बनाया था। फोर्ट लुई किसका था, फ्रांसीसियों का। और फ्रांसीसियों ने मद्रास पे भी कब्जा किया था। मद्रास और पुदुचेरी ये सब इनके मुख्य केंद्र हुआ करते थे। तो फ्रांसीसियों को मद्रास पर कब्जा मिला था 1746 में। ये सब कई सारे कर्नाटक युद्ध हुए थे, भी हम आगे देखेंगे। जितने भी युद्ध संधि हैं वो सब एक साथ लिखे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अवध के नवाब का क्रम याद रखिएगा, क्योंकि अब यूपी के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। सादत खान जो था सबसे पहला था जिसने स्वतंत्र रूप से अवध की स्थापना सबसे पहले 1722 में की थी। फिर जो है मोहम्मद शाह का उस टाइम पे टाइम चल रहा था। फिर जो है सफदर जंग आया सादत खान के बाद, सफदर जंग। उसके बाद सुजाउद्दौला, इसी की सुजाउद्दौला के टाइम पे 1764 वाला बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें इसने पार्टिसिपेट भी किया था। फिर आसफुद्दौला, आसफुद्दौला ने अपनी राजधानी फैज़ाबाद से लखनऊ शिफ्ट की थी। 1755 में लखनऊ राजधानी बनी थी, और लखनऊ में जितने भी मॉन्यूमेंट्स इमारतें देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है आसफुद्दौला की बनवाई हुई हैं। फिर जो है वाजिद अली शाह, इसके बाद आसफुद्दौला के बाद बहुत सारे छोटे छोटे नवाब हुए, लेकिन ये जो है लास्ट वाला जो प्रमुख है वाजिद अली शाह, जो कि 1847 से 56 तक था। उसके बाद जो है इनका बेटा बिजरिस कादिर, वही जिसको लेके बेगम हजरत महल जो है युद्ध कर रही थी, 1857 वाली जो क्रांति थी वो, इसमें ये बहुत छोटी उम्र के थे बिजरिस कादिर। और ये जो वाजिद अली शाह थे, इनके टाइम पे लखनऊ में जितने भी नाट्य शैली मतलब संगीत वंगीत में इनका ज़्यादा फोकस था वाजिद अली शाह का। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे बंगाल के नवाबों का क्रम। ये तो अवध के नवाबों का क्रम याद रखिएगा, क्या क्या हो गया, सादत खान, सफदर जंग, फिर सुजाउद्दौला, फिर आसफुद्दौला, वाजिद अली शाह, बिजरिस कादिर, यही क्रम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है बंगाल के नवाब में सबसे पहले मुर्शीद अली खान, इसको नवाब का पद तो नहीं मिला था, लेकिन शुरुआत यहीं से मानी जाती है। उसके बाद ये पद ही वंशानुगत हो गया था। 1717 में जो फर्रुखशियर था, उसी टाइम पे मुर्शीद कुली खान जो है ये पहला नवाब बना था वहाँ का। फिर सुजाउद्दीन बना, सुजाउद्दीन के बाद सरफराज खान, फिर अलीवर्दी खान, फिर सिराजुद्दौला, फिर मीर जाफ़र, मीर कासिम। फिर अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बना दिया क्योंकि मीर कासिम उनको खतरे मतलब लग रहा था कि अंग्रेज़ों के लिए खतरा करेगा। फिर नजमुद्दौला जो कि बिल्कुल अंग्रेज़ों के अधीन था, और मीर जाफ़र भी अंग्रेज़ों के अधीन था। यहाँ पर एक चीज़ याद रखेगा, ये जो अलीवर्दी खान था जो सरफराज खान के बाद बना था, इसका एक डायलॉग फेमस है कि अंग्रेज़ जो है ये मधुमक्खी की तरह हैं, इनको जब तक छेड़ेंगे नहीं तब तक ये शहद देंगे, अगर छेड़ा तो काट काट के मुंह सुजा देंगे। ऐसा कुछ इनका डायलॉग था अलीवर्दी खान का। और ये जो सिराजुद्दौला है, इनके टाइम पे वही फुल्टा द्वीप पे अंग्रेज़ों को भगा दिया गया था। इसके अलावा ब्लैक होल वाली घटना हुई थी जिसमें एक कोठरी में बंद कर दिया गया था लगभग 146 के करीब अंग्रेज़ों को, जिसमें कई सारे अंग्रेज़ों मतलब बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई थी अंग्रेज़ों की। तो ये हॉलवेल वाली जो ब्लैक होल वाली घटना है, ये 20 जून 1756 की घटना है। और इसी के टाइम पे 1757 में, फरवरी 1757 में अलीनगर की एक संधि हुई थी। अलीनगर की संधि में ये नवाब के लिए बहुत ही अपमानजनक संधि थी, बहुत सारा अधिकार मिल गया था अंग्रेज़ों को कर वगैरह वसूलने का। और इसी के टाइम पे सिराजुद्दौला के टाइम पे फिर 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध किसके टाइम पे हुआ था, तो सिराजुद्दौला के टाइम पे हुआ था 23 जून 1757 में, जिसमें इसकी हार हुई थी। लेकिन जो है इसको फाइनल युद्ध नहीं माना जाता। फाइनल युद्ध बक्सर के युद्ध को माना जाता है, जिसमें अंग्रेज स्थापित हो गए थे पूरी तरह से भारत में। तो सिराजुद्दौला के बाद जो है मीर जाफ़र बना। मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने ही गद्दी पे बैठाया था 57 से 60 तक। उसके बाद जो है मीर जाफ़र के बाद जो है मीर कासिम को बनाया था, अंग्रेज़ों ने ही बनाया था, लेकिन ये जल्दी ही समझ गया कि अंग्रेज़ खराब हैं, तो 1760 से 64 तक था। उसके बाद इसने बक्सर का युद्ध लड़ा
1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो उसमें जो है पूरी तरह से हार हो गई थी, मतलब ये बंगाल के नवाब की और यहाँ पे अवध के नवाब भी इसमें शामिल थे, सबकी हार हो गई थी, अंग्रेज जीते थे इसमें, तो इसको फाइनल जीत मानी जाती है। फिर मीर जाफ़र फिर से बना, फिर नजमुद्दौला बना, इसको भी ऐसे गद्दी पर बैठा दिया था अंग्रेजों ने। अब कर्नाटक युद्ध देखते हैं, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जिसमें ये फाइनल हो गया था कि अंग्रेज जो है सर्वश्रेष्ठ है, फ्रांसीसी जो है मतलब भारत में कौन रहेगा, अंग्रेज रहेंगे। ये बक्सर के युद्ध के पास बाद वैसे भी फाइनल था, लेकिन यहाँ पे भी कर्नाटक के युद्ध के बाद में जो है फ्रांसीसी, क्योंकि अंग्रेजों के बाद सेकंड नंबर पे जो सबसे पावरफुल थे इंडिया में वो फ्रांसीसी ही थे, तो यहाँ पे उनकी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई। 3 युद्ध हुए थे कर्नाटक के, तो ये सब याद रखेगा, इसमें कौन सी संधि हुई, कारण क्या था युद्ध का, और कब कब हुआ था, ये सब मैच करने को या किसी भी फॉर्म में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ था ये जो हुआ था 1746 से 48 के बीच में, 1746 से 48 के बीच में, कारण था यूरोपीय कारण। इसी के अंतर्गत एक युद्ध हुआ था सेंट थोमे का युद्ध, पूछा जाता है सेंट थोमे का युद्ध कब हुआ था, तो पहला वाला जो कर्नाटक युद्ध चल रहा था उसी के टाइम पे हुआ था 1748 में। तो ये जो है अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी सेना के बीच में हुआ था। सेंट थोमे का युद्ध जो है अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी सेना के बीच में हुआ था। अनवरुद्दीन का समर्थन अंग्रेज कर रहे थे, तो ये एक कारण था। यूरोपीय कारण भी इसमें था, पहले वाले में शुरुआत यूरोपीय कारण से हुई थी, वहाँ लड़ाई होती थी तो ये लोग यहाँ पे भी लड़ने लगते थे। और इसके लास्ट में, पहले वाले युद्ध के लास्ट में कौन सी संधि हुई, तो एक्स-ला-चैपेल की संधि, ये नाम याद रखिएगा। पहले में कौन सी संधि हुई, एक्स-ला-चैपेल की संधि। दूसरे में कौन सी संधि हुई, पौंडीचेरी की। तीसरे में पेरिस की। एक्स, ये इसको एक्स ई मतलब EPP ऐसे याद रखेंगे तो याद रहेगा। एक्स-ला-चैपेल हो गया, उसके बाद जो है पी से हो गया पौंडीचेरी, और थर्ड वाले में पेरिस। दूसरे वाली जो युद्ध हुआ था कर्नाटक का, इसका कारण भारतीय कारण था। ये 1749 से 1754 तक चला था। इसमें जो है हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए यहाँ पर जो राजा लोग, नवाब लोग लड़ते थे, उसमें एक धड़ जो हो जाता था वो फ्रांसीसी उसका समर्थन कर देते थे, दूसरे वाले का अंग्रेज कर देते थे। पूरा डिटेल में जो कंप्लीट वाले वीडियो में बताया गया, लेकिन बस इतना याद रखिए कि हैदराबाद और कर्नाटक के नवाब आपस में लड़ रहे थे, तो ये दोनों भी आपस में लड़ने लगते थे, अंग्रेज और फ्रांसीसी, क्योंकि दोनों अलग अलग पक्ष में थे। तो द्वितीय में कौन सी संधि हुई, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में पौंडीचेरी की संधि। तृतीय वाला जो है 1756 से 1763 तक चला। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला वाला 46 से 48, दूसरा वाला 49 से 54, तीसरा वाला 56 से 63। इसमें भी यूरोपीय कारण था, पहले और लास्ट वाले में यूरोपीय कारण था, केवल बीच वाले में भारतीय कारण था। तीसरे वाले में जो है ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए वहाँ पे युद्ध हो रहा था, तो यहाँ पे भारत में भी होने लगता था। और तीसरे वाले में कौन सी संधि हुई, तो पेरिस की संधि हुई। पहले वाले में एक्स-ला-चैपेल, दूसरे में पौंडीचेरी, तीसरे में पेरिस। फिर जो है मैसूर का 4 युद्ध हुआ था। पहला युद्ध जो हुआ था वो 1767 से 69 के बीच में हुआ था। यहाँ पे भी संधियाँ इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है संधि को आप ऐसे याद कर सकते हैं, 4 युद्ध हुए थे लेकिन 3 ही संधि इंपॉर्टेंट है, पहले, दूसरे और तीसरे में। चौथे वाले में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, तो चौथा ऐसे ही समाप्त हो जाता है। पहले वाला M, दूसरा वाला M, उसके बाद फिर जो है तीसरे वाला S, MMS ऐसे याद रखेगा। मैसूर में पहले वाले में हुई थी मद्रास की संधि, दूसरे वाले में हुई थी मंगलौर की संधि, तीसरे वाले में हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो पहला जो युद्ध था 67 से 69 तक चला, जो कि हैदर अली, जो कि टीपू सुल्तान के पिता थे, और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। इसमें जो है हैदर अली बहुत अच्छे से लड़ा था, इसमें हैदर अली की जीत भी हुई थी 67 से 69 वाले में। फिर जो है पहले ही उसमें जो है, जब दूसरा वाला युद्ध चल रहा था, पहले वाले में तो अच्छे से लड़ा था ये, दूसरे वाले में ही हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, तो कमान जो है दूसरे युद्ध में ही टीपू सुल्तान को मिल गई थी। दूसरा युद्ध 1780 से 84 तक चला था। पहला 69 में खत्म हुआ था, फिर दूसरा वाला 80 से 84 तक चला, जिसमें मैंगलोर की संधि हुई। वारेन हेस्टिंग था इस टाइम पे, और ये सब भी पूछा जाता है गवर्नर कौन था। तीसरे वाले में कॉर्नवालिस था। 1790 से 92 तक 2 साल ये युद्ध चला था। फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। टीपू का आधा क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य में चला गया और निज़ाम और मराठा लोग के पास चला गया। 3 करोड़ रुपए भी देने पड़े टीपू सुल्तान को युद्ध क्षति के रूप में। तो ये था तीसरा वाला। फिर चौथे वाले में 1799 में हुआ था वेलेजली के टाइम पे, जिसमें टीपू की मृत्यु हो जाती है। ये एक बार रिवाइज करके जाएगा एग्जाम में, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आंग्ल मराठा युद्ध, ये आंग्ल मराठा युद्ध में देखिए पहला वाला जो हुआ था 1775 से 82 के बीच में हुआ था, वारेन हेस्टिंग के टाइम पे। 3 युद्ध हुए थे आंग्ल मराठा वाले, पहला वाला 75 से 82। अब इसमें ये जो संधियाँ थी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत ये जो संधि हुई थी, ये सब कई साल चलते थे, बीच बीच में अलग अलग लोगों से संधि भी करते रहते थे ये लोग। तो सूरत संधि हुई थी 1775 में। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट अरेंज करने का आता है।
सूरत संधि हुई थी मार्च 1775 में रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में। दूसरी वाली हुई थी एक पुरंदर की संधि, जो कि मार्च 1776 में हुई थी नाना फडणवीस और अंग्रेजों के बीच में। फिर बड़गांव की संधि हुई थी 1779 में। मराठों को उनके क्षेत्र वापस मिल गए थे इस बड़गांव की संधि के तहत। इसको मतलब मराठों के लिए अच्छी मानी जाती है। बड़गांव की संधि अंग्रेजों के लिए अपमानजनक मानी जाती है। फिर जो है एक सालबाई की संधि हुई थी, जिससे इस युद्ध का अंत हुआ। पहला वाला आंग्ल मराठा युद्ध किससे अंत हुआ? सालबाई की संधि से, जो कि 1782 में हुई थी। ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मराठा, अंग्रेज और महादजी सिंधिया ने कराई थी इसको। मराठा और अंग्रेजों के बीच में संधि महादजी सिंधिया ने कराई थी। अब देख लीजिए क्रम फिर से, सूरत संधि, पुरंदर संधि, बड़गांव संधि और सालबाई की संधि। दूसरा वाला जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ये 1803 से 1806 में ही हुआ था, और इसमें शुरुआत यहीं से मानी जाती है, बसीन की संधि से। 1802 से ही इसकी शुरुआत मानी जाती है। वेलेजली का टाइम चल रहा है ये। बसीन की संधि जो हुई थी, जितने भी गवर्नर जनरल है ये मॉडर्न हिस्ट्री वाले में पूरा कवर किया। आप गवर्नर जनरल ब्रेक टाइम क्लासेस डाल के सर्च करेंगे तो उसमें मिल जाएगा। बसीन की संधि 1802 में, इसमें बाजीराव सेकेंड था मराठों की तरफ से और अंग्रेज थे। इसमें जो है बाजीराव सेकंड ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। 26 लाख रुपए भी दिए थे, जिसमें अंग्रेज सेना जो है उसके पास रहती है और सेना का खर्चा पूरा मराठे देते। इस तरह से ये था सहायक संधि। और ये बसीन की संधि बाजीराव सेकंड और अंग्रेज के बीच। फिर देवगांव की संधि, यहाँ पे भी क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। बसीन की संधि, उसके बाद 1803 में देवगांव की संधि, दिसंबर की बात है, 17 दिसंबर की। यहाँ पे रघुजी भोसले और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। रघुजी भोसले बरार से संबंधित थे। फिर एक देवगांव की संधि के बाद अर्जन गांव की संधि, ये 30 दिसंबर 1803 में हुई थी। क्रम याद रखिएगा। अर्जन गांव से था दौलत राव सिंधिया थे और अंग्रेजों के बीच में ही हुआ था। फिर एक थी राजपुर घाट की संधि, जो कि 1804 में हुई थी होलकर और अंग्रेजों के बीच में। राजपुर घाट की संधि होलकर और अंग्रेजों के बीच में। फिर थर्ड जो आंग्ल मराठा युद्ध में हुआ था ये 1817 से 1818 तक हुआ था। लास्ट था ये, हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे। इसी टाइम पे एक दो और संधि हुई, मंदसौर की संधि हुई, जो कि होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुई थी 1818 में। होलकर बहुत जल्दी से संधि नहीं करते थे अंग्रेजों से, और मतलब सबसे लास्ट में झुकते थे ये। फिर एक पूना की संधि हुई थी 1818 में, जून 1818 में, बाजीराव सेकंड और अंग्रेजों के बीच में। उसके बाद जो है यहीं से ख़त्म हो जाता है ये वाला पूना की संधि से आंग्ल मराठा युद्ध। और इसी युद्ध के बाद हेस्टिंग जो था इस टाइम पे गवर्नर, उसने पिंडारियों का अंत किया था। ये पिंडारी कौन लोग होते थे? जहाँ पे मराठे लड़ने जाते थे वहाँ पे ये लोग, उनका वैसे तो ये हमेशा राज्य में नहीं रहते थे, लेकिन जब वो लड़ने जाते थे तो ये लोग साथ में जाते थे और मराठों के लिए काम करते थे। वहाँ पे लूट वगैरह का जो सामान होता था वो लेते थे ये पिंडारी, तो मराठों की हेल्प के लिए रहते थे। तो उनका अंत किया था ये पिंडारियों का अंत किसने किया था? हेस्टिंग ने। नेक्स्ट यहाँ पर वेलेजली की जो संधि हुई थी उसका क्रम पूछा जाता है। वेलेजली का टाइम पीरियड है 1798 से 1805। तो इसने कौन कौन सी संधि की थी? सहायक संधियाँ थी ये। तो हैदराबाद की संधि की थी। ये एक चीज़ याद रखिएगा, सहायक संधि वेलेजली की देन नहीं है, डुप्ले की देन है, जो कि डुप्ले फ्रांसीसी था उसकी देन थी। लेकिन जो है इसको व्यापक रूप से यूज़ किसने किया? वेलेजली ने यूज़ किया था। तो ये हैदराबाद की पहले हैदराबाद को सहायक संधि के अंतर्गत किया था इसने 1798 में। उसके बाद 1799 में मैसूर और तंजौर को, 1801 में अवध को अपने अंतर्गत किया था, 1802 में पेशवा को अपने अंतर्गत किया था, फिर 1803 में बरार और भोसले को अपने अंतर्गत किया था, 1804 में सिंधिया को। उसके बाद जो है जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी, भरतपुर, इन लोगों को किया था। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, ये चीज़ याद रखिएगा, सहायक संधि ये स्वीकार नहीं की थी होलकरों ने। अब ये पूरा एकदम क्रम पूछा जाता है। सहायक संधि सबसे पहले किसने स्वीकार की? हैदराबाद ने। और यहाँ पर जो है एक आता है डलहौजी का व्यवगत सिद्धांत, उसको सबसे पहले सतारा ने स्वीकार किया था। अभी ये भी देख लेते हैं व्यवगत सिद्धांत भी पूरा, यहाँ पे किसने कब स्वीकार किया सहायक संधि, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे डलहौजी का व्यवगत सिद्धांत में सबसे पहले सतारा, ये 1848 में जो है इसने जो है अपना व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत ये आया था। फिर जो है जैतपुर और संभलपुर आया था 1849 में, 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर, ये उदयपुर है, उदयपुर नहीं है, उदयपुर। और 1853 में सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर, 1856 में अवध। अवध को कुप्रशासन के आधार पर अंग्रेजों ने अपने उसमें मिलाया था। इसके व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत वो सीधे अपने में ले लेते थे। अगर किसी का उत्तराधिकारी नहीं है
तो उस राज्य को अंग्रेज अपने ब्रिटिश शासन में मिला लेते थे। और ये जो सहायक संधि थी, सहायक संधि के अंतर्गत अंग्रेज कहते थे कि तुम्हारे ऊपर कोई दूसरा आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अंग्रेजों की सेना अपने पास रखनी पड़ेगी, पूरा खर्चा देना पड़ेगा। ये था सहायक संधि। और व्यवगत संधि उससे भी खराब थी। कहाँ गया, नेक्स्ट है यहाँ पर नेपाल के साथ भी अंग्रेजों का युद्ध हुआ था, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसको कहते हैं। ये हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के बीच में। और लास्ट में एक सुगौली की संधि हुई थी 1816 में, एक सुगौली की संधि हुई थी जो कि इसका अंत था 1814 से 1816 अंग्रेजों का आंग्ल नेपाल युद्ध। फिर आंग्ल सिख युद्ध 2 हुए थे। इसके अंतर्गत जो संधियाँ हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी जो कि राजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में हुई थी। क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। त्रिपक्षीय संधि एक हुई थी 1833 में जो कि शाह शुजा, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। राजा रणजीत सिंह जो थे इनकी मृत्यु हुई थी 1839 में। ऐसे जब प्रमुख राजा कोई मृत्यु होती है तो उनका जो है अरेंज करने में उनका एक ऑप्शन डाल दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आंग्ल सिख युद्ध में पहला वाला जो युद्ध हुआ था 1845 से 46 के बीच में, इसमें एक युद्ध हुआ था। इसी के अंतर्गत जो बड़े युद्ध होते थे उसके अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे युद्ध संधि होते रहते थे। मुदकी का एक युद्ध हुआ था, ये पूछा गया था क्वेश्चन। मुदकी का युद्ध 1845 में हुआ था लाल सिंह और ह्यूगफ के बीच में, अंग्रेज का नाम था ह्यूगफ। तो मुदकी का युद्ध 1845। और एक है यहाँ पर लाहौर की संधि। लाहौर की संधि कब हुई थी? 9 मार्च 1846 में हुई थी। दिलीप सिंह को राजा बनाया गया था इसके तहत अंग्रेजों के द्वारा। जिंद कौर इनकी संरक्षिका बनी थी, लाल सिंह वजीर बने थे। फिर एक होती भैरववाल की संधि। भैरववाल की संधि 16 दिसंबर 1846 में हुई थी। पहले मुदकी का युद्ध हुआ, लाहौर की संधि हुई, फिर भैरववाल की संधि हुई सिख और अंग्रेजों के बीच में। फिर जो है यहाँ पर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ ये 1848 से 49 के बीच में हुआ। इसमें मूल राज शेर सिंह छत्तर सिंह का विद्रोह हुआ था। इन्हीं जो जिंद कौर वगैरह ये सब थे, इनके विरोध में मतलब ये युद्ध हुआ था शेर खां वगैरह का। फिर इसके अंतर्गत चिलियावाला का युद्ध हुआ। ये मुदकी का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध, ये सब डाल दिया जाता है कि इसको अरेंज करिए कब क्या हुआ था, या फिर उसको मैचिंग में आ जाता है। चिलियावाला का युद्ध हुआ था 13 फरवरी 1849 में। 13 फरवरी 1849 में शेर सिंह और लॉर्ड गफ के बीच में, शेर सिंह और लॉर्ड गफ के बीच में 1849 में चिलियावाला का युद्ध हुआ था। और मुदकी का युद्ध कब हुआ था? 1845 में। इसके बाद एक गुजरात का युद्ध हुआ था 1849 में ही। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हो गया? तो 30 मार्च 1849 में डलहौजी के द्वारा ये विलय कर लिया गया था। सीधे विलय करता था डलहौजी। नेक्स्ट है यहाँ पर अलाउद्दीन का विजय अभियान। ये भी बहुत पूछा जाता है क्रम। तो ये जो है पहला जो है गुजरात विजय हुई थी 1297 से 98 के बीच में। अब ये भी इसमें आता है कि इस टाइम पे राजा कौन था, ये मैचिंग में आता है। गुजरात का राजा उस टाइम पे कौन था? राजा रायकर्ण। फिर रणथंभौर विजय की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ये उत्तर भारत का अभियान अभी चल रहा है। तो 1801 में रणथंभौर जीता था। राजा यहाँ का था रणथंभौर का हम्मीर देव। फिर चित्तौड़ अभियान किया था 1303 में। राजा रतन सिंह थे चित्तौड़ में। फिर जो है मालवा, ये रतन सिंह पद्मावती मूवी में यही वाले राजा थे। जो है मालवा अभियान ये 1305 में हुआ था, राजा महलक देव थे यहाँ पर। सिवान का अभियान हुआ था, ये सिवान बाड़मेर वाला सिवान, ये राजस्थान वाला 1308 में हुआ था। ये राजा शीतल देव यहाँ पर थे। फिर लास्ट वाला इनका जो यहाँ पे था उत्तर भारत में वो था जालौर अभियान 1311 में, जिसमें कान्हड़ देव थे राजा। यहाँ पे राजाओं के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात वाला रायकर्ण, रणथंभौर हम्मीर देव, चित्तौड़ रतन सिंह, मालवा महलक देव, सिवान शीतल देव और जालौर कन्हड़ देव। नेक्स्ट यहाँ पर दक्षिण भारत में इन्होंने जो जो अभियान किए थे, मतलब इसने अलाउद्दीन खिलजी ने, तो एक तो देवगिरी का किया था, वहाँ के राजा थे राजा रामचंद्र 1307 से 8 के बीच में। फिर एक तेलंगाना का अभियान किया था, इसको वारंगल अभियान भी कहा जाता है। यहाँ के राजा थे राजा प्रताप रुद्र द्वितीय 1303 से 1310 के बीच का ये टाइम है। फिर एक द्वार समुद्र का अभियान किया था 1311 में, बल्लाल देव तृतीय यहाँ का राजा था। मदुरई का अभियान किया था 1311 में, मदुरई में राजा वीर पांडे और सुंदर पांडे थे। द्वार समुद्र में बल्लाल देव था। बाबर के युद्ध कौन कौन से थे? तो 4 युद्ध लड़े थे, ये इजी ही है। पानीपत का पहला युद्ध जो कि 1526 में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी को हराया था। खानवा का युद्ध 1527 में, जिसमें राणा सांगा को हराया था। चंदेरी का युद्ध 1528 में, जिसमें मेदनी राय को हराया था। फिर घाघरा का युद्ध 1529 में, जिसमें अफगानों को हराया था। उसके बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं राजा बन जाता है। हुमायूं के जो काम थे, कलिंजर पर आक्रमण किया था 1531 में हुमायूं ने, और
ये प्रतापरुद्र देव के खिलाफ ये असफल अभियान था। फिर दोहरिया का युद्ध किया था 1532 में, अफगानों को हराया था, महमूद लोदी उस टाइम पे था। दोहरिया के युद्ध में इसकी जीत हुई थी। लगभग सभी युद्ध में हुमायूं हारता था और लास्ट वाले में जीता था, वही जब शासन वापस से प्राप्त करना था। ये सब हम मेडिवल हिस्ट्री में कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे पॉइंट्स हैं ये। चुनार का घेरा इसने डाला था 1532 में। शेर खां ने अधीनता स्वीकार की थी इसकी। पहले वही है शेर शाह सूरी जो बार बार बाद में हराता है इस हुमायूं को। फिर जो है बहादुर शाह जो गुजरात का था उसको हराया था 1533 से 36 के बीच में। फिर जब शेर खां दोबारा आता है, चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध जिसको बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, चौसा का युद्ध 1539 और कन्नौज का युद्ध 1540, इन दोनों में जो है हुमायूं को शेर खां ने हरा दिया, यानी शेर शाह सूरी वही। उसके बाद अंतिम रूप से यही कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। उसके बाद राजा बना था। फिर बाद में जब शेर शाह सूरी की जब तक मृत्यु नहीं हो गई तब तक हुमायूं इधर उधर भटकता रहा था। और फिर और भी छोटे छोटे राजा हुए। जब उसकी मृत्यु हो गई शेर शाह सूरी की तो वापस से आया हुमायूं। फिर मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा 1555 में। हुमायूं ने नसीब खां और तातर खां को इसमें हराया था। फिर एक सरहिंद का युद्ध लड़ा 1555 में, जिसमें वापस से हुमायूं को अपना शासन मिल गया। उसके बाद 1 साल बाद 56 में ही मृत्यु हो जाती है हुमायूं की। 1 ही साल शासन कर पाया था। नेक्स्ट है औरंगजेब के भाई के साथ इनकी बहुत लड़ाई होती थी। तो जितने भाई थे सबसे लड़ के इसने शासन प्राप्त किया था। दारा सिकोह, मुराद, शाह शुजा। तो पहले तो जो शाहजहाँ था, शाहजहाँ राजा बनाना चाहता था दारा सिकोह को, लेकिन औरंगजेब खुद राजा बनना चाहता था, तो सबसे जो है इसको युद्ध करना पड़ा। तो एक युद्ध हुआ था बहादुर शाह का युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध, जो कि फरवरी 1658 में हुआ था। तो शाह शुजा को दारा के पुत्र सुलेमान ने इसमें हराया था। और ये सब आपस में युद्ध हो रहे थे। शाह शुजा को दारा के पुत्र ने हराया था। यहाँ पर ये वाला शाह शुजा इसी का भाई, और ये इसी आपस में दारा सिकोह को यहाँ पर शाही सेना माना जाएगा, क्योंकि पहले इसी को शासन प्राप्त था, दारा सिकोह को ही। धर्मत का युद्ध हुआ था 1 अप्रैल 1658 में। ये सब कब हुआ था ये डेट याद रखिएगा। धर्मत के युद्ध जो ये दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था। मुराद भी इसमें शामिल था। औरंगजेब और मुराद ये 2 भाई जो है लड़ रहे थे दारा सिकोह से, क्योंकि दारा सिकोह के पास उस टाइम पे शाही सेना थी, क्योंकि उसको समर्थन प्राप्त था शाहजहाँ का, अपने पापा का। तो लेकिन वो बूढ़े हो गए थे, उनको जेल में डाल दिया था इन लोगों ने। जसवंत सिंह, कासिम अली, ये सब थे इसमें। उसके बाद जो है धर्मत के युद्ध के बाद सामूगढ़ का युद्ध हुआ था मई 1658 में, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में। फिर खजुआ का युद्ध हुआ था 1669 में 59 में, औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में। देवराई का युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में। जितने 5 युद्ध हुए हैं, पाँचों याद रखिएगा, रट लीजिए इसको, ऐसे याद नहीं होगा ये। नेक्स्ट है खुर्दा का एक युद्ध हुआ था, जिसमें मराठा ने निजाम